गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिजिक्स की क्लास यूनिट हमारी ऑप्टिक्स, ठीक है। और ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हमारे 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी क्लास नंबर 4 होगी, ठीक है। और लास्ट क्लास का बच्चों एक बार टॉपिक रिवाइज करो माइंड के अंदर। तो टॉपिक था हमारा रियल एंड एपरेंट डेप्थ का, या रियल एंड एपरेंट पोजीशन। तो देखिए उस पर क्या क्या कंसेप्ट था, फॉर्मूला क्या था, मैथमेटिकल फॉर्मूले क्या क्या थे उस पर, वो एक बार सोच लीजिए। क्योंकि टॉपिक क्या है कि जैसे मैंने अभी यहाँ 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं लास्ट टॉपिक से रिलेटेड ही, तो थोड़ा सा कंसेप्ट और हमारे को रिवाइज हो जाए, पीछे जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन हो जाए, फिर हम आज के अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो बहुत स्लो काम चल रहा है, देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हो पा रहा है, इजीली कर ले रहे हैं, स्मूथली हो पा रहा है हमारा। एक टॉपिक करा रहा हूं दिन में, वो जरूर आपने करना है, इतना काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या था देखिए, रियल एंड एपरेंट डेप्थ पे फॉर्मूले अगर मैं लिखता हूं यहां पर, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, ठीक है। डायग्राम हमने डायग्राम से सीखा उसको, फिर मैथमेटिकली किया उस पर। तो फॉर्मूला बच्चों हमारा आया था एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल्स टू म्यू, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आपको क्लियर होना चाहिए इसमें कि x क्या है, y क्या है, म्यू क्या है। तो x बच्चों इसमें होता है हमारा एक तो रियल पोजीशन या रियल डेप्थ, ठीक है ना। और y हमारा यहां पर था अपरेंट डेप्थ का, कि जहां वो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को हम जैसे सीन कर रहे थे, वो ऑब्जेक्ट था डेंसर मीडियम में, और उसके नॉर्मल के पास से जब हम उसको देख रहे हैं तो वो अपनी एक्चुअल डेप्थ पे ना दिखाई देके थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, तो वो उसकी एपरेंट डेप्थ है। और म्यू क्या था इसमें, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही चल रहा है हमारा टॉपिक, इससे पहले वाला भी, आज भी टॉपिक जो होगा वो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको क्लियर है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा उसको डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम उसको रेयर मीडियम, रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स, डेंसर टू रेयर अवे, ये सब। और इस पे स्नेल्स लॉ। तो एक फॉर्मूला बच्चों हमारा ये आया, और एक हमने इसमें नॉर्मल शिफ्ट के लिए भी किया था। नॉर्मल शिफ्ट क्या था, अब याद होना चाहिए नॉर्मल शिफ्ट किसको बोल रहे हैं, ठीक है। टॉपिक पढ़ लिया, उसके फॉर्मूले रट लिए, इससे काम नहीं चलेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है कंसेप्ट से रिलेटेड। तो नॉर्मल शिफ्ट में हमने कैसे सोल्व किया नॉर्मल शिफ्ट, कि भाई कितना ऊपर, नॉर्मली कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो वो नॉर्मल शिफ्ट था हमारा, नॉर्मल शिफ्ट अगर मैं यहां लिखता हूं तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, जो एक्चुअल डेप्थ है x, उसमें जहां दिखाई दे रहा है तो उसको कर देते हैं माइनस, तो आ जाता है हमारा यहां से नॉर्मल शिफ्ट। और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा है, मतलब वैल्यूज पुट अप करके यहां से y की वैल्यू रखूंगा मैं, तो यहाँ x कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 1 ओवर म्यू, ये भी आता है। x हो जाएगी उसकी एक्चुअल डेप्थ, ठीक है, और ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मल शिफ्ट की। तो बेसिकली दोनों फॉर्मूले हमारे ये यूज कर लेंगे हम क्वेश्चंस करते टाइम। अब जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे भी हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले, ताकि टॉपिक हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए, कॉन्फिडेंस आए हमारा कि हाँ हम कर सकते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस को। और देखिए बिना क्वेश्चंस के कुछ नहीं है, कंसेप्ट आपका तभी समझ में आएगा जब आप इस पे क्वेश्चंस ट्राई करके देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में रीडिंग करता हूं, समझते चलना साथ साथ, ठीक है। माइंड का और हाथ का कम्युनिकेशन आपका बना रहे बराबर, रफ नोटबुक लेके बैठा भी करा करो, खुद भी ट्राई करो साथ साथ। तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी दी है बच्चों 1.8 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड हाउ मच द बॉटम ऑफ द वेसल कंटेनिंग द लिक्विड, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में लिक्विड है कोई, ठीक है। तो एक कंटेनर में लिक्विड कंटेन है, उसमें जब लाइट एंटर कर रही है तो उसकी स्पीड है 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है कि फाइंड द हाउ मच द बॉटम ऑफ द वेसल कंटेनिंग द लिक्विड अपीयर्स टू द रेज, इसको अपीयर्स टू द रेज, ठीक है, इफ द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज 0.25 मीटर। तो आई थिंक क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में
कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, उसके बॉटम को देखा जा रहा है ऊपर से, तो उसका बॉटम कितना ऊपर रेज होके दिखाई देगा, मतलब सेम नॉर्मल शिफ्ट आपको निकालना है। और उस मीडियम में क्या दे दिया हमारे को, स्पीड दे दी है। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि सर स्पीड दी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं दे रखा है। फॉर्मूला नॉर्मल शिफ्ट का हमारा ये चलता है कि भाई एक्स नॉर्मल शिफ्ट के लिए एक्स और इनटू में 1 - 1/म्यू। अब बच्चों एक्स क्या हो जाएगा, देखिए कि इफ द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की जो कंप्लीट डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ वो ये है, इट मीन्स कि आपको एक्स मिल गया है 0.25, ओके, 1 - 1/म्यू। म्यू मीडियम का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जस्ट आपने फॉर्मूला लगाना है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए तो नॉर्मल शिफ्ट ही आपको फाइंड आउट करनी है, कितना रेज होके दिखाई देगा वो, ठीक है। तो नॉर्मल शिफ्ट कितना आएगा इसमें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है गिवन, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वैक्यूम में स्पीड 3 × 10⁸ और मीडियम में दे रखी है, कितनी है 1.8 × 10⁸। ये लो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी। तो कैलकुलेशन पे डेसिमल हटाया, 30 कर दिया ऊपर मैंने, तो 30/18, ये आ गया हमारा 5/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर हो ही गया ये। तो म्यू की वैल्यू बच्चों इसमें रखो और आगे इसको फर्दर सोल्व करो, क्या आ जाएगा हमारा नॉर्मल शिफ्ट। तो आ गया होगा क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है इतना इतना। तो ऐसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, सिंपल क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को अप करो, तो कर लेंगे यहाँ से भाई। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने ठीक से समझनी है कि पूछा क्या है, फॉर्मूला ठीक अप्लाई करो, कंसेप्ट आपका दिमाग में चल रहा हो क्वेश्चंस करते टाइम। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन है किसी तरह से इसी टॉपिक पे, फिर अपने टॉपिक पे चलेंगे। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो भी इंपॉर्टेंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो उससे पहले बच्चों एक क्वेश्चन ये और ट्राई कर लेते हैं। कहते हैं द बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज 4.0 सेंटीमीटर। और भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे बुक में, तो मैं भेजूंगा असाइनमेंट, वो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं। ये भी एक टाइप है जो भी हम क्वेश्चन करेंगे। द बॉटम ऑफ ए कंटेनर, एक कंटेनर का बॉटम इज 4.06 सेंटीमीटर थिक, ग्लास का बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, ठीक है। डायग्राम ड्रा बनाते चलेंगे ना क्वेश्चन के, तो बहुत इजी समझ में आएगा। तो ये मान लो कोई भी एक कंटेनर है, उसका बॉटम है ग्लास का, जिसकी थिकनेस है भाई ये जो गिवन है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो ये ग्लास, ठीक है, ये कंटेनर का बॉटम है, ग्लास का बना हुआ जिसकी थिकनेस दे रखी है। आगे देखिए, द कंटेनर कंटेन्स ए लिक्विड ऑफ डेप्थ 6 सेंटीमीटर। कंटेनर जो है उसमें कंटेन है एक लिक्विड भी, और उस लिक्विड की डेप्थ कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब देखो भाई, इसमें लिक्विड कंटेन है, इसमें लिक्विड भी है, भरा हुआ है एक लिक्विड, और इसकी डेप्थ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, आ रहा है इतना समझ में। व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ ए स्क्रैच, व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ ए स्क्रैच ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब कहां जाएगी, अरे ये इसी की बात कर रहे हैं भाई, ये जो है एक तरह से जो स्लैब बन रही है, इसके आउटर सरफेस पे स्क्रैच लग रहे हैं। आउटर सरफेस ये वाला, यहां पर स्क्रैच है, चलो मैं बिल्कुल इसके ऊपर जो स्क्रैच लगा हुआ है ये स्क्रैच है, ठीक है। और इसको व्हेन व्यूड थ्रू द कंटेनर, कंटेनर से उसको देख रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है लिक्विड का भी, तो ये है 1.4, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1.5, और यहां से उसको जो है देखा जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो हम एक बहुत अच्छी सी आई बना लेंगे, यहां देखा जा रहा है यहां से। तो यही चीज पूछी इसने कि व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन, अपरेंट पोजीशन क्या होगी स्क्रैच की। अब ऐसे नहीं बोलना है कि सर 6 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर पे दिख रहा है वो स्क्रैच, बिकॉज यहां पर कंसेप्ट लग रहा है हमारा रियल एंड अपरेंट डेप्थ, रियल एंड अपरेंट पोजीशन का।
अब सर एक मीडियम है तो इजीली निकाल पा रहे थे फॉर्मूले, यहाँ तो दो दो मीडियम हो गए, दोनों ट्रांसपेरेंट, एक लिक्विड ट्रांसपेरेंट एक ग्लास ट्रांसपेरेंट। तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, ठीक है, पोजीशन आपको निकालनी है। एपरेंट पोजीशन क्या आएगी, तो देखिए नॉर्मल शिफ्ट देख लो बच्चों पहले कितना आएगा, कि क्योंकि दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है ना यहाँ से भाई। एक तो ये रेयर टू डेंसर, ऊपर एयर है रेयर है, ये नीचे लिक्विड है डेंसर हो गया, फिर ये लिक्विड है फिर ग्लास है, तो लिक्विड और ग्लास में लिक्विड क्या होगा रेयर और ग्लास क्या होगा डेंसर, तो दो बार शिफ्टिंग होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को, एक तो लिक्विड की वजह से शिफ्टिंग और एक ग्लास की वजह से शिफ्टिंग। तो नॉर्मल शिफ्ट दोनों का आप फाइंड आउट कर लो, टोटल नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा, वहां से आप पोजीशन का आइडिया लगा सकते हैं। चलिए देखिए, हम लिक्विड के लिए अगर मैं बात करता हूं तो लिक्विड के लिए कितना नॉर्मल शिफ्ट आएगा। अब नॉर्मल शिफ्ट निकालना है लिक्विड के लिए पहले, ठीक है, तो वो इज इक्वल्स टू, इस नॉर्मल शिफ्ट को आप d1 से लिख लो, तो वो d1 इज इक्वल्स टू, चलिए फॉर्मूला लगा देंगे। अब लिक्विड की पूरी डेप्थ कितनी है 6, 1 माइनस 1/1.4। क्लियर है मेरी बात। सिमिलरली हम ग्लास के लिए शिफ्ट निकालेंगे, नॉर्मल शिफ्ट फॉर ग्लास, ग्लास के लिए शिफ्ट आ गया मान लीजिए भाई d2, तो वो d2 इज इक्वल्स टू कितना होगा। अब ग्लास कितना है एक्चुअल में 4, 1 माइनस 1/1.5, d1 d2 की कैलकुलेशन कर लेंगे यहां से, तो टोटल नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा, टोटल नॉर्मल शिफ्ट, तो वो आ जाएगा सर हमारा d1 प्लस d2। अब इससे क्या होगा, सपोज करो ये नॉर्मल शिफ्ट सोल्व करने के बाद कोई भी एक मैं वैल्यू मान लू, मानो 2 सेंटीमीटर आ गई, मतलब शिफ्ट कितना हुआ है 2 सेंटीमीटर। एक्चुअल में कहा कितना डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊपर नॉर्मल शिफ्ट हुआ है, तो दिखेगा कहां भाई 2 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है, 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आ गया, बस इतना ही तो क्वेश्चन है। तो 2 मीडियम आ जाए 3 मीडियम आ जाए, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते रहे, पहले एक का शिफ्ट दूसरे का शिफ्ट, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बुक में मिलेंगे, असाइनमेंट भेजता हूँ वो आपने करके देखना है। तो नॉर्मल शिफ्ट रियल एपरेंट डेप्थ ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था टॉपिक को, और उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर से जरूर करनी है आपने, क्योंकि जब तक आप इन पे क्वेश्चंस नहीं करोगे कंसेप्ट बेस्ट, ठीक है, रट लिया थोड़ा बहुत फॉर्मूले याद हो गए, इससे बात नहीं बनेगी। चलिए आज का टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट। बच्चों टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, लिख दिया मैंने इस पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए शॉर्ट फॉर्म में इसको हम TIR से भी बोलते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपको टॉपिक का नाम जो दिया है वो एक तो क्लियर हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर ही अंदर पूरा रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहां से आ गया सर, रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन और आ गया है रिफ्लेक्शन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सिंपल रिफ्लेक्शन हम पढ़ते हैं, डेली लाइफ में पढ़ते हैं, देखते हैं, मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर से स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन वगैरह वगैरह। तो देखिए प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, हालांकि ठीक है वो चैप्टर हटा दिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसके बेसिक्स ना पता हो, बेसिक्स आने चाहिए। तो जैसे 10th क्लास में हम पढ़ते हुए थे कि भाई अगर मान लीजिए कोई भी एक मिरर लगा रखा है मैंने, ऐसे प्लेन मिरर ना, उस पर अगर एक रे इंसिडेंस होती है, नॉर्मली इंसिडेंस होती है तो वापस चली जाती है, या अगर मान लो किसी एंगल पे जाती है, मान लीजिए ऐसे मैंने एक प्लेन मिरर लगा रखा है, किसी एंगल पे गई नॉर्मल के साथ, किसी एंगल पे आई पे, तो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसा ही पढ़ा है ना हमने, इसको क्या बोला हमने, जस्ट ओनली रिफ्लेक्शन। अब यहाँ एक और मिरर लगा दिया बच्चों मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, इससे नॉर्मल ये हो गया तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक और मिरर लगा दिया मैंने, ऐसे लगा दिया, तो इसके नॉर्मल से फिर किसी एंगल पे भी ऐसे रिफ्लेक्ट, तो ऐसे करके ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इस तरह के रिफ्लेक्शन में जो लाइट है, जो हम लाइट दे रहे हैं, उसकी एनर्जी में कमी आती जा रही है, लॉस आता जा रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है।
जितनी भी बार, बहुत ज्यादा बार रिफ्लेक्शन होगा तो बाद में लाइट जो है ना बिल्कुल डिम होती जाएगी, मतलब कम लाइट बचती जाएगी। लाइट की हम बोल सकते हैं कि एनर्जी इंटेंसिटी, ठीक है, दोनों अलग अलग है, लेकिन अभी हम बात करें तो उसकी एक तरह से ब्राइटनेस की भी बात कर सकते हो आप, इंटेंसिटी को कंपेयर करें तो लाइट का कम पोर्शन बचता जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो ये भी एक रिफ्लेक्शन है, लेकिन यहां पर एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस। और एक चीज देखिए, जो हम यहाँ चैप्टर पढ़ रहे हैं रेयर से डेंसर, उसमें मैंने आपको बताया भी स्टार्टिंग में कि जब भी एक लाइट, मान लीजिए 100% लाइट यहाँ से भेजी गई एक सोर्स से, तो उसका कुछ हिस्सा तो भैया रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, उसमें से आप मान लीजिए 20-30% रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर चला गया। तो यहाँ भी ना कुछ लाइट चली गई है, यहाँ पूरी आई भी नहीं है। तो हमें कुछ एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जिसमें हमारे को पूरी की पूरी लाइट वापस मिले। पूरी तो नहीं कह सकता मैं, आइडियल तो है ही नहीं है, 100% एफिशिएंट तो कोई डिवाइस है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, थोड़ा बहुत एनर्जी तो भाई इतना है कि 100% है ना, लगभग आपको 90% अबाउट तो मिल ही जाए। तो ऐसा कोई हमारे पास टॉपिक आए, कोई ऐसा हमारे पास कोई मेथड आए, तो वो एक मेथड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें एनर्जी का लॉस किए हुए बिना लाइट को आप बहुत आगे तक भेज सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दूं तो मैं फाइबर कम्युनिकेशन, ठीक है ना, जो हमारा चल रहा है पूरा डिजिटल इंडिया कम्युनिकेशन, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन के लिए फाइबर कम्युनिकेशन, तो गांव गांव को कनेक्ट किया जा रहा है फाइबर कम्युनिकेशन को। तो फाइबर कम्युनिकेशन होता क्या है, जनरली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं, यहाँ इसकी एप्लीकेशन भी बनेगी तब समझाऊंगा अभी उसको। तो वहां फाइबर कम्युनिकेशन में लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बिना एनर्जी के लॉस के, तो उसको हम बोलते हैं पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशंस पे भी आएंगे। तो भाई ये एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन है ना, इसमें एनर्जी का क्या हो रहा है, एक तरह से हम बोल सकते हैं ये लॉस, लाइट का जो पोर्शन है, लाइट का जो पार्ट है वो कम होता जा रहा है हर बार रिफ्लेक्शन से। डेफिनेशन में लिखा है बच्चों, द फिनोमिना इन विच ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक लाइट ट्रेवल करे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रेटर देन, वो एंगल हो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, समझाऊंगा इसको भी, और लाइट चल रही हो बच्चों डेंसर टू रेयर मीडियम, तो इज टोटली रिफ्लेक्ट इनटू डेंसर मीडियम। लाइट चल रही थी देखिए डेंसर से रेयर की तरफ, एक पर्टिकुलर एंगल था, एक क्राइटेरिया था, उससे ज्यादा एंगल के ऊपर चली गई तो वो उसी मीडियम में वापस आ गई, ठीक है। तो उस फिनोमिना को, पूरी लाइट वापस आ गई, तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए ऐसे नहीं आ रहा है समझ में, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं और ठीक से। तो मान लो बच्चों कि ये कोई कंटेनर है, ठीक है भाई, यहां पर एक कॉइन रखा हुआ है और यहां पर ये लिक्विड कंटेन है। अब क्या करना आप, जैसे यहां पर कोई कंटेनर है और मैं किसी भी एक कॉइन को देख रहा हूं, उस कंटेनर में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कॉइन रखा हुआ है, तो यहां से देखा मैंने उसको, यहां से सीन किया, फर्स्ट पॉइंट से दिख रहा था थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में हो गया, डेंसर में, और ऑब्जर्वर कौन से में हो गया, रेयर में। तो लाइट कैसे, लाइट कहां से, रेज कहां से, ऑब्जेक्ट से आनी चाहिए, जिसको देखना है उस पे, तो उस वहीं से तो आए ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन उठ जाता है कि सर ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट तो है ही नहीं, तो भैया रिफ्लेक्शन है, यहाँ से पहले लाइट इसमें जाती है, फिर यहाँ से टकरा के फिर आती है, तब ये दिखता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती उसको कैसे देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से। चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट से देखा उसको, तो ये जो कॉइन है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे गया, और रेज आ रही है ऐसे डेंसर टू रेयर की तरफ। तो डेंसर टू रेयर में क्या हो जाता है, जैसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिख जाएगी हमारे को। क्या होगा, मैं उसको थोड़ा सा और पीछे जाके देखता हूँ, या मैं कहूँ तो इधर बढ़ गया मैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चला गया, सेकंड पॉइंट पे चला गया, तो मान लो दिख रहा है अभी, और थोड़ा सा पीछे जाओ बच्चों, ऐसे जाते जाओगे ना, जैसे और पीछे शिफ्ट करते जाओगे, तो एक लिमिट आएगी, एक क्राइटेरिया आएगा, एक पॉइंट आएगा, जिसके बाद ये कॉइन आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अब वो जो इससे लाइट आ रही थी उस पॉइंट तक, उसका एंगल जो है ना एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा हो गया है, उसके बाद सारी की साइड लाइट यहां बाहर ना जाके और वापिस आ गई,
इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो डिसअपियर दिखेगा आपको, दिखेगा ही नहीं, डिसअपियर हो जाएगा वो कोई। लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस सीखनी है हमने। चलिए चलते हैं टॉपिक पे। आया एग्जांपल से समझ में? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी को कह रहे हैं। एक और डायग्राम बनाते हैं जो इसके लिए मेनली डायग्राम बनेगा, इसका बेसिक समझने के लिए। मैंने एक बाउंड्री दिखा दी है यहाँ, जिसमें एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसको हम रेयर मीडियम से सीन करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट से अगर कोई भी रे, ये डेंसर मीडियम आप यहां पर वाटर मान लीजिए, और ऑब्जेक्ट से अगर आप कोई भी रे दिखाएं, नॉर्मली दिखाएं, तो स्ट्रेट पास हो जाएगी नॉर्मली तो। लेकिन अगर मान लो मैं उसको यहां से देखता हूं, ठीक है, यहां से नॉर्मल के पास से, तो क्या होगा? अब यहां पर रे कैसे सफर कर रही है? डेंसर टू रेयर, ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर। हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है जी। तो ये कैसे जा रही है? डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसको बोला हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोला हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अभी ये एंगल दिखेगा हमें, ये ऑब्जेक्ट ठीक से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिख जाएगा, जैसे यहाँ पीछे बढ़ाएंगे तो ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ वो एंगल जो था ना, वो उस क्रिटिकल एंगल को हम आई सी से लिख लेते हैं। तो ये वो एंगल क्रिटिकल एंगल से कम था अभी, और बढ़ाया भाई एंगल को, और बढ़ाया, ठीक है, इतना बढ़ाया कि अब जो हम नॉर्मल के साथ इसका रिफ्रैक्शन एंगल बनाएंगे ना, नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट इसके साथ साथ चली गई, इसके साथ साथ चली गई। साथ साथ जाने से भी रीजन है एक, कि क्वेश्चन भी बनते हैं कि फॉर एग्जांपल नीचे कोई फिश है, तो वो आउटर सरफेस का ज्यादा एरिया देख सकती है, या इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी नीचे डाइवर है, वो ऊपर देखता है ना नीचे से, तो उसको एक ऐसे सर्कुलर डिस्क सा दिखाई देता है, एक से ट्रांसपेरेंट डिस्क सा, उसके बाद का नहीं दिखाई देता है। तो उसके बाद का क्यों नहीं दिखाई देगा? कि अब जो लाइट है वो बिल्कुल सरफेस के पैरेलल हो गई, तो इतना पोर्शन वो देख पाएगा यहां से अगर देखता है तो। ठीक है, आप टॉपिक को बढ़ाते चलेंगे, आगे कंसेप्ट और ठीक से क्लियर होता चलेगा, क्वेश्चन करते चलेंगे। चलिए अभी एकदम से आप पूरा का पूरा मत समझो, पहले बेसिक समझो इसका। हाँ, तो भाई यहां पर एंगल क्या था? क्रिटिकल से कम था, दिख गया हमें ऑब्जेक्ट, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया है, 90 डिग्री। बस भाई एक लिमिट आ गई अब, मतलब यहां जो एंगल है वो क्रिटिकल के बराबर आ गया है। तो अगर आपको डेफिनेशन देनी पड़ी क्रिटिकल एंगल की, तो बना सकते हैं डेफिनेशन कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जब रे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, अबाउ विच, इस एंगल से और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? तो भाई देखो क्या होगा, अब हमने फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यहां जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया है, तो अब यहां आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि रे जो है ना वो टोटली क्या हो गई है? रिफ्लेक्ट हो गई है। तो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा? क्रिटिकल से ज्यादा। तो क्राइटेरिया यहां तक था, तो यहां आपने जितनी जितनी लाइट ऑब्जेक्ट से निकली उतनी ही, लगभग उतनी ही, ठीक है, अबाउट 90% बोल सकता हूं, तो यहां आपको मिल जाएगी। तो बिना एनर्जी के लॉस किए हुए वो लाइट सेम मीडियम में वापस आ गई, किसमें? डेंसर में। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो आया समझ में यहां से? इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एंगल हो गया। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ठीक है, एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो यहां पर देखो बच्चों, जो TIR हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, उसकी क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस, मेनली 2 नेसेसरी कंडीशन आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो यहां से 2 नेसेसरी कंडीशंस,
जो नेसेसरी कंडीशंस अगर आप यहां से लिखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि ऑब्जेक्ट आपका किस में होना चाहिए, कौन से मीडियम में, ऑप्टिकली डेंसर। इट मींस कि लाइट मस्ट ट्रेवल, लाइट जो है वो मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये होगी TIR कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। ये जो IC लिख रहा हूं मैं, इसको बोल रहे हैं हम कौन सा एंगल भाई, क्रिटिकल एंगल। तो क्या सर ये क्रिटिकल एंगल सभी मीडियम के लिए सेम होता है, नहीं। अब बात करेंगे क्रिटिकल एंगल पे और, ठीक है। तो इतना आप नोट भी करेंगे, साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे इसके। अब इसके बाद देखिए हम अगर यहाँ क्रिटिकल एंगल को थोड़ा और डिस्कस करें तो बच्चों इसमें एक रिलेशन बनता है, रिलेशन बिटवीन म्यू, म्यू है या एन से भी लिख लेते हैं इसको, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम का। तो रिलेशन बिटवीन म्यू, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड IC, और IC तो हम समझ ही गए रिलेशन जो निकाल रहे हैं, IC क्रिटिकल एंगल। तो मीडियम का क्रिटिकल एंगल कम होगा ज्यादा होगा, सबके लिए सेम होगा, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। चलिए इस पॉइंट पे आ जाओ भाई, सेकंड नंबर वाले पॉइंट पे। तो एट IC क्रिटिकल एंगल पे चलते हैं क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं। तो एट IC अगर मैं यूज करता हूं यूजिंग स्नेल्स लॉ, फिर से आ गया है जी स्नेल्स लॉ, ये पीछा नहीं छोड़ेगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ जब अप्लाई करते हैं तो देखिए साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है IC इनटू यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे लिख रखा है मैंने, म्यू या म्यू टू, जो भी सिंबल देना है आपने, बराबर होगा यहां साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R और इनटू, अब भाई यहां तो मैं इसको एयर या वैक्यूम बोलता हूं, एयर के लिए म्यू1 कितना हो जाएगा 1, तो लिखो या मत लिखो, बात समझ गए मेरी। हाँ और देखो R कितना है यहाँ पर बच्चों 90, अब साइन 90 कितना होता है 1, ये लो जी बहुत सिंपल, साइन IC इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 अपॉन म्यू, बस ये रिलेशन आ गया। तो क्या समझे रिलेशन के अंदर, कंक्लूजन ये निकला है कि जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा मीडियम का वहां क्रिटिकल एंगल कम होगा, क्योंकि साइन IC कम आएगा, और एंगल साइन का कम वैल्यू कब होती है, जब एंगल कम होता है। तो समझे मेरी बात को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लार्ज होगा तो क्रिटिकल एंगल स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन जो काम आएगा इसके एप्लीकेशंस को समझने के लिए, इस पे क्वेश्चंस करने के लिए। आगे होगी मेरी बात यहां तक समझ में कि TIR होता क्या है, उसकी क्या क्या कंडीशन है, और एक रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल कम कब होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिलेगा हमारे को, लार्ज मिलेगा, ठीक है। अब बात कर सकते हैं आप क्रिटिकल एंगल किस किस पे डिपेंड करता है। क्रिटिकल एंगल उस पे डिपेंड करेगा जिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता था, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता था, वेवलेंथ पे डिपेंड करता था, और जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, नेचर सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता था। तो वो सब बात करूं मैं टेम्परेचर की, तो मैं बताओ टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्ट यहीं से ही, ठीक है। कंसेप्ट आपका देखिए मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं टेम्परेचर वाले कंसेप्ट को। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोचिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोचिए सोचिए। तो टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से जो भी मीडियम है जनरली उसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए मैं बात करूं कि एयर ही है किसी कंटेनर में, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एयर का एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो जनरली डेंसिटी घटेगी, पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है तो क्रिटिकल एंगल बढ़ता है, क्रिटिकल एंगल बढ़ता है। इन पे क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं रिलेशंस के ऊपर, तो कोई घबराना नहीं है आपने, बहुत आराम से समझना है, बहुत इजीली समझ में आ गया, बहुत थोड़ा थोड़ा काम कराया जा रहा है, करते चलो इनको। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हमारा एक टॉपिक जिसका ये पूरा बेसिक्स हो गया, ठीक है जी। बच्चों अभी एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं हम, और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे किसकी, जो टॉपिक पढ़ा हमने अभी
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए मैंने हेडिंग डाला है यहाँ एप्लीकेशंस ऑफ TIR। तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन आती है हमारी बच्चों स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड का चमकना। आपने इमेजेस देखी होंगी या प्रैक्टिकली देखा हो, एक डायमंड जो है वो चमक रहा है, लाइट उसमें एंटर कर रही है, मल्टीपल TIRs हो रहे हैं, उसके बाद निकल रही है, हमारे को चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का कंसेप्ट, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है देखिए। तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड में हम बोल सकते हैं कि जो डायमंड है ना एक हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज, सबसे ज्यादा डायमंड 2.4 के आसपास होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी जैसे हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मिलेगा तो क्रिटिकल एंगल भाई स्मॉल मिलेगा, सोल्व करके वो 21.4 डिग्री के आसपास आ जाता है। अब बच्चों डायमंड में क्या होता है, उसके मल्टीपल फेसेस होते हैं, ठीक है, इस तरह से फेस है, इस तरह से बहुत सारे फेसेस हैं। अब लाइट क्या करती है, जैसे मान लो इस फेस पे गिरी, नॉर्मली गिरी तो लाइट उसके अंदर चली गई 90 डिग्री पे। अब यहां जैसे ही गिरती है तो यहां पर एक फेस उसका ऐसे आ जाता है सपोज, ठीक है। अब वो यहां से देखिए कौन से मीडियम में चली गई, अंदर चली गई तो डेंसर है, वो निकलेगी कहां, बाहर, रेयर में आना चाह रही है। तो लेकिन होगा क्या कि यहां जैसे ही सरफेस पे आई तो हमने जैसे ड्रॉ किया नॉर्मल। अब क्योंकि क्रिटिकल एंगल स्मॉल है उसका, तो चांसेस है कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे ही जा रही होगी वो। तो ये वाली जो एंगल है नॉर्मल के साथ, ये क्रिटिकल से ज्यादा हो गया, आई ग्रेटर देन IC। अब याद करो दो कंडीशन मैंने बताई TIR के लिए, लाइट चलनी चाहिए, शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, हो रहा है डेंसर टू रेयर जा रही है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल, वो भी हो रहा है सर। तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ से TIR, तो थोड़ा लाइट यहाँ इकट्ठी होगी, ठीक है। अब मान लो इसके इस फेस पे आके गिर गई, अगेन TIR, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, डेंसर टू रेयर बाहर निकलना चाह रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस चांसेस है पूरे ग्रेटर ही मिलेगा क्रिटिकल से, क्रिटिकल वेरी स्मॉल, तो फिर से क्या हो रहा होगा TIR। अब मान लो इस फेस पे ही आ गई दोबारा से घूम फिर के ना, ये जो मैंने दिखाया है, और 90 डिग्री पे आ गई, तो 90 डिग्री पे आ गई तो निकल जाएगी फिर। लेकिन यहाँ तो TIR हुआ, यहाँ तो TIR हुआ, तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट की क्लियर चमक, ज्यादा चमक दिखाई देती है हमारे। तो इस कंसेप्ट पे, इस फेनोमेना पे, TIR पे ही वो चमकता है, ठीक है। हाँ, और डायमंड के बारे में बात की जाए तो डायमंड के बारे में हम बात करें कि भाई डायमंड पे क्वेश्चन भी आता है कि मान लीजिए अब ये है कि ऐसा नहीं है कि बच्चों इसमें लाइट एंटर करके तो इसी में वैसा घूम रही है, इसी में बाहर ही नहीं निकल रही, निकलती भी है। जिस फेस पे 90 डिग्री पे जाके फिर गिरेगी तो फिर तो वो निकलेगी, 90 डिग्री पे एंटर करेगी, 90 डिग्री पे बाहर निकलेगी। तो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई एक डार्क रूम में, जैसे मान लो पहले बाहर रखा था डायमंड, उसको फिर चमक रहा है, उसको डार्क रूम में लेके आए तो भी क्या वो चमकता रहेगा, तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि इसमें लाइट एंटर कर रही है तो साथ साथ निकलती भी है, तो आनी भी तो चाहिए, तो डार्क रूम में कहाँ से लाइट मिलेगी। हाँ, TIR इसके ये होंगे डार्क रूम में नहीं, बाहर, मतलब लाइट आए, मल्टीपल TIR करे, बाहर निकले, इससे वो चमक रहा है, ठीक है। डायमंड कटर की बात, आपने डायमंड कटर देखा ग्लास कटिंग के लिए, तो उसमें भी एक छोटा सा डायमंड का पार्ट होता है, हार्ड है, तो एक केमिकल लगा के उस पे ऐसे लाइन खींचते हैं, ग्लास ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो वो भी लाइट उस केमिकल के साथ उसको पेनिट्रेट करती है। तो चलिए वो नहीं लिखना है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड कैसे। और जो सेकंड डायग्राम मैंने यहाँ मिराज लिखा हुआ है, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में, हिंदी में बोलते हैं इसको मृग तृष्णा। एक हिरन भ्रम में रहता है रेगिस्तान के अंदर, ठीक है, प्यासा है, तो वो क्या देखता है, कुछ इस तरह की इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी इमेज दिखा दी, और ऐसी इमेज मतलब मेरे पास अगर ये मार्कर है तो इसकी बिल्कुल इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, एक शार्प इमेज आपको पानी के सरफेस पे, वाटर सरफेस पे दिखाई देगी। तो वो यही सोचता है कि भाई ये वाटर सरफेस पे बन रही होगी इमेज, जाके देखता है कुछ नहीं मिलता है, तो मिराज। अब इस पे क्या होता है देखिए, इन हॉट समर डेज, ठीक है, गर्मियों के दिनों में हाई टेम्परेचर की वजह से अर्थ के सरफेस का, रेत का भी मैं कहूँ तो डेजर्ट के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर बढ़ जाता है, एब्जॉर्ब करता है हीट को ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ टेम्परेचर हाई हो गया,
यहाँ पर अर्थ के सरफेस के नजदीक टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। अभी इससे पहले हमने डिस्कस भी किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो ये कौन सा मीडियम कहलाएगा, रेयर मीडियम, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा जी, डेंसर मीडियम। कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले हम ये कहते हैं जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं तो डेंसिटी कम हो रही है, लेकिन बात हो रही है यहाँ गर्मियों के दिनों। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया है, रेयर मीडियम हो गया है, डेंसर मीडियम हो गया। अब लाइट जो आ रही है सन से इस ऑब्जेक्ट से टकराती हुई कैसे आ रही है, डेंसर टू रेयर। यहाँ भी ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। तो जैसे मैंने दिखाया यहाँ डेंसर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे लेयर बन रही है। तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी। अब देखिए यहाँ पर डेंसर टू रेयर, ये एंगल इंसिडेंस तो और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब ऐसे करते करते बच्चों एक एंगल ऐसा आया कि ये एंगल क्रिटिकल से बड़ा हो गया और लाइट चल रही है। अब ये डेंसर बन जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, रेयर, क्योंकि यहाँ नजदीक टेम्परेचर ज्यादा है। तो ऐसे करते करते एक कंडीशन ऐसी आई कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से बड़ा हो गया, क्रिटिकल से बड़ा हो गया, डेंसर टू रेयर कंडीशन दोनों, तो टोटली रिफ्लेक्ट इस ऑब्जर्व की आंख पे ये आई। तो ठीक है, अब इसकी सॉरी जो इमेज बनेगी ना वो किस तरह से हम दिखाएंगे, ये फिर से थोड़ा ठीक कर लेता हूं। तो डेंसर टू रेयर, ठीक है, और ये डेंसर टू रेयर में क्या कर गई, इस तरह से क्रिटिकल एंगल ग्रेटर था हमारा, तो यहां पर ऑब्जर्वर के पास आ गई। तो इसकी एक इमेज, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज उसकी आई के रेटिना पे ऐसे बनती है नीचे की साइड, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है क्रिटिकल से, TIR हुआ, यहाँ ऑब्जर्वर की आई रेटिना पे इमेज बनी, तो ये लगेगा उसको कि ये ऑब्जेक्ट की इमेज ये यहाँ दिखेगी उसको, ठीक है। इसको शैडो नहीं करें, मैं यहाँ TIR कह रहा हूँ। शैडो एक अलग होता है, शैडो होता है कि लाइट का पोर्शन रोक देना, जैसे आप देख भी रहे हैं इस बोर्ड में मेरी एक शैडो बन रही है, तो जो लाइट गिर रही है मैं ऑब्स्टिकल का काम कर रहा हूँ, वो शैडो है। लेकिन यहाँ इसकी एक इमेज बनती है, वो किसकी वजह से होती है, TIR की वजह से। इसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल बच्चों, तारकोल रोड के ऊपर हम देखते हैं गर्मियों के दिनों में, एक ऐसा लगता है कि मान लीजिए हम व्हीकल पे जा भी रहे हैं तो दूर से देखते हैं तो ऐसा लगा है कि तारकोल रोड पे आगे पानी गिरा हुआ है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। उसमें भी क्या होता है कि जो रफ सरफेस है और उस रोड पे, ठीक है, उससे थोड़ा सा जस्ट पहले रेज जो है ना वो TIR करके ऐसे आने लग जाती है, तो सारा का सारा सरफेस हमें बिल्कुल प्लेन दिखता है, और प्लेन सरफेस ऐसे ही दिखता है जैसे वाटर की वजह से वाटर सरफेस हो, ठीक है, वो भी इसी का TIR का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। और भी एप्लीकेशंस है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा एक दिन में एक टॉपिक मैं कवर करवा रहा हूँ, लेकिन वो आप करते चलें, उसको पूरा डीप में जाके पढ़े, उसके सारे क्वेश्चंस ट्राई करके देखें मुझसे, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में।